हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। स्टूडेंट्स, एमपी सेट के प्रोस्पेक्टस से ये चैप्टर प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, और ये सभी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी नेट सेट के लिए आपके क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। अगेन जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके ब्रिटिश पोइट्री से, ब्रिटिश ऑथर्स रहेंगे उनके वर्क, और हमको एनालिसिस करना है हर क्वेश्चन से, पॉइंट्स कैसे निकालना है वो आप साथ में देखते चलेंगे। और न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फाउंटेन ओवरफ्लो। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है द फाउंटेन ओवरफ्लो, इसमें ऑथर पूछे गए हैं। ऑथर इज रेबेका वेस्ट। अब रेबेका वेस्ट का जो फुल नेम है उसमें लिखा है डैम रेबेका वेस्ट, ये उनका पूरा नाम है। ओके, और ये कौन है? ये फीमेल है, फीमेल ब्रिटिश राइटर है। इनका लाइफ स्पैन है 1892 से लेकर 1983 तक। ओके, ये इनका रेबेका वेस्ट जी का लाइफ स्पैन है। ये जो वर्क है ना, द फाउंटेन ओवरफ्लो, ये एक डोमेस्टिक फिक्शन वर्क है, ये जो कि 1956 में पब्लिश हुआ था। और ये जो है हमारी रेबेका मैम, इनको है इनके जो अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो उसमें इनको बेंसन मेडल मिल चुका है। और एक ये होता है CBE, ये भी इनको बनाया जा चुका है। CBE 1949 में। ये क्या होता है CBE? ब्रिटिश में होता है ये मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, तो ये कब बनी थी? ये CBE 1949 में। रेबेका वेस्ट फीमेल है, ब्रिटिश राइटर है ये। द फाउंटेन ओवरफ्लो इनका वर्क है। Success is only a delayed failure. He is a famous sentence from A Sort of Life. Who is the author of this book? इस बुक के ऑथर कौन है? ऑप्शन इज ग्राहम ग्रीन, हेनरी ग्राहम ग्रीन इनका फुल नेम है। ये कोटेशन है कि सक्सेस क्या है? एक डिलेड फेलियर है। ओके, कहाँ से लिया गया है कोटेशन? इनका जो वर्क है अ सॉर्ट ऑफ लाइफ से लिया गया है। सॉर्ट ऑफ लाइफ क्या है? इनकी बायोग्राफी का फर्स्ट वॉल्यूम है। ओके, जैसे कि उसमें लाइफ नाम आया है तो समझ जाएंगे। और ये पब्लिश कब हुआ था? 1971 में। हेनरी ग्राहम ग्रीन का ऑटोबायोग्राफी का फर्स्ट वॉल्यूम का नाम क्या है? अ सॉर्ट ऑफ लाइफ। उसमें हमको ये लाइन, ये कोटेशन मिलती है। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं, इंग्लिश राइटर है। इनका लाइफ स्पैन है 1904 से लेकर 1991। इनका बॉर्न 1904 है और इनका डेथ 1991 है। और ये वर्क कब पब्लिश हुआ था हमारा? 1971 में। ओके, अब इनके बारे में जान लेंगे। इनके जो अवार्ड्स अचीवमेंट्स हैं, इनको शेक्सपियर प्राइज़ मिला है 1968 में। और जेरूसलम प्राइज़ मिलता है वो 1981 में मिला है इनको। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है द पावर एंड द ग्लोरी, वो 1940 में पब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फीमेल यूनक। ये जो आपका क्वेश्चन है, इनके अगेन देखिए, आप मोस्टली क्वेश्चन आपका वर्क एंड ऑथर से आए हैं। वर्क याद करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ऑथर की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें उनके वर्क ज़रूर से याद करें। वर्क एंड अचीवमेंट्स, यहाँ से दो जगह से क्वेश्चन आते हैं मेनली। ठीक है, तो द फीमेल यूनक, ये वर्क किसका है आपका? तो ये है जर्मेन ग्रीन का। जर्मेन ग्रीन ऑस्ट्रेलियन राइटर है ये, और ये इसीलिए आ रहा है, अलग नाम है, ध्यान से रख लेना। ऑस्ट्रेलियन राइटर है और इनका जो जन्म है 1939 का बॉर्न है, और शी इज़ अलाइव नाउ। ओके, और ये जो वर्क है द फीमेल यूनक, ये पब्लिश हुआ है आपका 1970 में, और इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट सेलिंग इनका वर्क है ये। ओके ओके, इसी वर्क का इनका सीक्वल आया था जिसका नाम था द होल वुमेन, वो आया था 1999 में। ओके, जर्मन ग्रीन ऑस्ट्रेलियन राइटर है। फीमेल यूनक इनका आया था 1970 में। 1939 का बॉर्न है। 1999 में इसी वर्क का सीक्वल आया था द होल वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द क्लाउड 9। क्लाउड 9 जो वर्क है ये क्या है? एक प्ले है। ओके, प्ले है, 2 एक्ट प्ले है, इसमें 2 एक्ट है। ओके, फर्स्ट परफॉर्मेंस का हुआ था 1979 में। तो ये वर्क किसका है? कैरल चर्चिल का वर्क है। ब्रिटिश प्ले राइट है कैरल, जो है कैरल चर्चिल से याद कर लेना, विंस्टन चर्चिल ऐसे, तो जो वो ब्रिटेन के थे, ऐसे ये कैरल चर्चिल है, ये भी ब्रिटिश के हैं आपके प्ले राइट हैं। ये फीमेल है, ध्यान रखना। इनका जो लाइफ बॉर्न है 1938 में बॉर्न है, और अलाइव नाउ, शी इज़ अलाइव नाउ। कैरल चर्चिल फीमेल ब्रिटिश राइटर है, प्ले राइट है। क्लाउड 9 इनका प्ले है, 2 एक्ट प्ले है। ओके, जो कि आपका 1979 में फर्स्ट प्रीमियर इसका हुआ था। फर्स्ट परफॉर्मेंस बात चलती है प्ले में, पब्लिशिंग की नहीं चलती। हु नॉट एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, ये वर्क किसने लिखा है? एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, आंसर इज काजुओ इशिगुरो।
काजुओ इशिगुरो ये वही पर्सन है जिनको 2017 का नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर मिला है, इसीलिए इनका क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने है। 2017 नोबेल प्राइज़ विनर काजुओ इशिगुरो जापानीज़ ब्रिटिश राइटर हैं ये। ओके, जापानीज़ ब्रिटिश राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं। नोबेल प्राइज़ कब मिला है था इनको? 2017 में। अच्छा, तो इनका जो वर्क है एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, ये कब पब्लिश हुआ है? ये एक नॉवल है, ये जो वर्क है स्टूडेंट्स, ये एक नॉवल है एंड 1986 में पब्लिश हुआ है। ओके, हिस्टोरिकल नॉवल है और इस हिस्टोरिकल नॉवल है तो इसमें क्या बताया है, हिस्ट्री का कौन सा इशू मुद्दा लिया है, टॉपिक लिया है? पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम का। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम का जापान में क्या माहौल था वो बताया है। काजुओ इशिगुरो एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। ओके, नोबेल प्राइज़ कब मिला है इनको? 2017 में। 1989 में इनको बुकर प्राइज़ मिला था, और ये भी देख लीजिए। तो सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बना के लिख कर चलेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं तो यहाँ बता ही रही हूँ स्टूडेंट्स, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हमेशा से कंटेंट मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको पता है कि मैम कैसे पढ़ाते हैं, और आई होप कि आप सभी को ही पसंद आ रहा है। एक बार कमेंट करके मुझे बताया कीजिए। लीव्स ऑफ ग्रास इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड पोइट्री, हु अमंग द फॉलोइंग नोटेड। तो एक वर्ल्ड पोइट्री में इसका एक अलग ही क्लासिक माना जाता है लीव्स ऑफ ग्रास को। किसने लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास? वॉल्टर विटमैन ने लिखा है। ये क्या है लीव्स ऑफ ग्रास? ये एक पोइट्री कलेक्शन है, कई सारी पोइट्री पोएम्स का कलेक्शन एक बुक फॉर्म में जब पब्लिश कराते हैं तो वो हो जाता है पोइट्री कलेक्शन। ये जो पोइट्री कलेक्शन है आपका पब्लिश हुआ था 1855 में। ओके, तो वॉल्ट विटमैन का फुल नेम क्या है? वॉल्टर विटमैन। ये एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन पोइट है, और याद रखना है हर राइटर पोइट का मैं देश जरूर बताती हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वॉल्टर विटमैन अमेरिकन है एंड इनका जो लाइफ स्पैन है 1819 में बोर्न है एंड 1892 में इनका डेथ है। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहलाते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन इन्होंने लिखा था। इनका जो पोएम है बहुत ही फेमस है, अब्राहम लिंकन को डेडिकेट करते हुए। तो लीव्स ऑफ ग्रास एक पोएट्री कलेक्शन है जो वॉल्टर विटमैन या वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। 1819 में इनका जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा ट्रिलॉजी इज रिटन बाय। देखिए शिवा ट्रिलॉजी, ट्रिलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा बुक, एक ऐसा पैकेट जिसमें 3 बुक का कलेक्शन हो। ठीक है, 3 बुक का कलेक्शन है तो वो हो गया ट्रिलॉजी। तो शिवा ट्रिलॉजी वर्क किसने लिखा है? अमीश त्रिपाठी ने लिखा है, और इसको मैंने आपको कम्युनिटी में इसका पिक भी लिखा है। इस ट्रिलॉजी में कौन कौन से जो हैं वर्क मैं बता दूं आपको। ट्रिलॉजी में जो 3 बुक्स हैं, तो पहली बुक है द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, 2010 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट बुक, द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा। देन जो सेकंड बुक है द सीक्रेट ऑफ नागास, 2011 में आई थी वो। एंड जो थर्ड बुक है आपकी, थर्ड बुक का नाम है द ओथ ऑफ वायुपुत्र, 2013 में आई थी। अमीश त्रिपाठी, शिवा ट्रिलॉजी। ओके, अमीश त्रिपाठी का जो बॉर्न है 1974 है, बिल्कुल अभी के ही है, मॉडर्न टाइम के हैं, मुंबई महाराष्ट्र में इनका बॉर्न है। इंडियन ऑथर एंड डिप्लोमेट है। इनका एक और वर्क है रामचंद्र सीरीज, जो कि बहुत फेमस है शिवा ट्रिलॉजी की तरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्विया प्लैथ नॉवल, इनमें से कौन सा सिल्विया प्लैथ का नॉवल है? सो द आंसर इज द बेलजॉर। देखिए सिल्विया प्लैथ क्या है? एक पोइट है, तो ये इनका एक लौता नॉवल है, एक ही नॉवल इन्होंने लिखा था। ओके, सिल्विया प्लैथ अमेरिकन पोइट है, फीमेल है। इनका लाइफ स्पैन है 1932 से लेकर 1963, लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी, अमेरिका में जन्म हुआ था। तो ये एक ओनली नॉवल है रिटन बाय हर, और जो कि पब्लिश हुआ था हमारा 1963 में। ओके, और ये जो नॉवल इनका पब्लिश हुआ था 1963 में, स्यूडोनिम था उसके साथ एक पब्लिश हुआ था। ठीक है, इन्होंने ये इनका जो नॉवल है ना, तो इन्होंने इसमें ये नाम यूज़ करके छपवाया था अपना नॉवल, रियल नाम नहीं बताया था कि ऑथर सिल्विया प्लैथ है। उसमें लिखा था विक्टोरिया ल्यूकास, द बेलजार बाय विक्टोरिया ल्यूकास। ओके, तो ये ध्यान रखना 1963 में ही ये पब्लिश हुआ था। स्यूडोनिम क्या था? अच्छा, ये जो वर्क है द बेलजार, ये इनका और सेमी ऑटोबायोग्राफी वर्क है। एक्चुअली कहानी तो सच है, पर किरदारों का नाम को चेंज करके उन्होंने इसको सेमी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं हम। तो सिल्विया प्लैथ, सिल्विया प्लैथ टेड ह्यूज जो अमेरिकन राइटर हैं, पोइट हैं, टेड ह्यूज, उनकी ये वाइफ भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई
ट्रू फेसेस इज़ अ नॉवल बाय चमन नाहल। जी हाँ, इसमें सी लिखा है, थोड़ा इसको मैंने चेक किया तो ये सही नहीं था, चमन नाहल। ये जी हाँ, ये आप सोच रहे हैं कि मैम आंसर की देख कर बता रही, नहीं, मैंने इन सबको अलग से पढ़कर वेरीफाई किया है सारे आंसर्स को, ठीक है। तो केवल आंसर नीचे पढ़ पढ़ के नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो माई ट्रू फेसेस इज़ अ नॉवल, ध्यान रखना ये एक नॉवल वर्क है। किसने लिखा है? चमन नाहल ने लिखा है। चमन नाहल ये 1973 बुक, ठीक है। चमन नाहल का जो लाइफ स्पैन है 1973, तो ये वर्क आया था इनका। चलिए पहले इनके बारे में बता देते हैं। तो इनको मिला है 1977 में साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसीलिए इनका वर्क हमारे सामने है। देखिए, अवार्ड विनर राइटर्स के ही से ही क्वेश्चन उठाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इंडियन में है तो साहित्य अकेडमी अवार्ड आएगा, इंटरनेशनल में है तो अब देखिए नोबेल प्राइज़ पहले उठा लीजिए ऐसे। इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1927 से 2013 तक। ओके, हाँ जी, ये जो माई ट्रू फेसेस जो है ये पब्लिश हुआ है 1973 में। इतना कुछ पॉइंट्स इनके बारे में। एक्चुअली ये जो ईयर बताते हैं तो इससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि ये वर्क कितना पुराना है, अभी का ही है, हाल का है, पुराना है। ये सब पढ़ते पढ़ते आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलती है। ये नहीं सोचिए कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, एज इट इज़ नहीं आता है, पर उसका बिहाइंड आपको हेल्प ज़रूर मिलती है। हु रॉट द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने लिखा है ये वर्क? तो ये वर्क है आपका द गिफ्ट ऑफ इंडिया बाय सरोजनी नायडू। ओके, सरोजनी नायडू। अब देखिए सरोजनी नायडू का जो वर्क है तो ये एक पोयम है। पोयम है तो ये एक पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। तो पोइट्री कलेक्शन का नाम है द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग पब्लिश हुआ था आपका 1917 में। उसमें हमें ये पोयम मिलती है द गिफ्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ इंडिया किसकी है? सरोजनी नायडू की है, पोयम है। ओके, कहाँ पब्लिश हुई थी? 1917 में, और किस कलेक्शन में? द ब्रोकन विंग में। ओके, ये किस बारे में है? इसमें सरोजनी नायडू जी सेलिब्रेट कर रही है विक्ट्री ऑफ सोल्जर्स हु फॉट ब्रेवली फॉर द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया के भी सैनिक गए थे ब्रिटिश की सेना की ओर से लड़ने के लिए। हिस्ट्री में पढ़ा है ना, तो उनका ही ये, उनको ही प्रेज कर रही हैं, उनकी तारीफ कर रही हैं। द गिफ्ट ऑफ इंडिया बाय सरोजनी नायडू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय एरिस्टोटल, इसमें से कौन सा अरस्तु ने नहीं लिखा है? आंसर इज सिम्पोजियम। ओके, ये प्लेटो का वर्क है, बाकी ऊपर के तीनों अरस्तु जी के हैं। ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे ही हमको याद करना होता है। ऑप्शंस जो लिखे होते हैं ना, तो चारों पढ़ते समय एग्जाम रूम में तो आप करेक्ट आंसर लगाइए, लेकिन जब तैयारी करते हैं तो ये जो ऑप्शंस हैं इनसे भी बहुत कुछ हम वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो मेटाफिजिक्स, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों अरस्तु के हैं। सिम्पोजियम प्लेटो का है। ओके, ग्रीक फिलोसफर है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट ड्राइडन हिमसेल्फ इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी। तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी जो वर्क है जॉन ड्राइडन का है। इसमें चार लोग हैं, बातें कर रहे हैं, चारों के चारों, ठीक है, उन्हीं की बातचीत इसमें बताई गई है। तो ड्राइडन भी है इसमें। जो चार लोग हैं ना, ये क्रेटेस, यूजेनियस, निएंडर एंड लिसिडियस। तो इसमें से जो निएंडर है वो ड्राइडन ने खुद के थॉट रखे हैं एज अ निएंडर। एक्चुअली पूरा कंटेंट ही उन्होंने लिखा है, पर पोइट हिमसेल्फ है। निएंडर कौन है? पोइट ही है, खुद ड्राइडन ही है। तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी किसका है? जॉन ड्राइडन का है। और जॉन ड्राइडन का लाइफ स्पैन क्या है? देखिए, ये 1631 इनका जन्म है एंड 1700 इनका डेथ है, यूके लंदन में। एंड वॉल्टर स्कॉट ने इनको ग्लोरियस जॉन कहा है, ठीक है। ड्रामेटिक पोजी, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोजी पब्लिश हुआ है 1668 में। एंड ये जो है जॉन ड्राइडन जो है पोइट लॉरियट बने थे, इंग्लैंड के पहले पोइट लॉरियट 1668 में ही, ठीक है। जिस साल ये वर्क पब्लिश हुआ था उसी साल ये इंग्लैंड के पहले पोइट लॉरियट बने थे। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम वर्ड्सवर्थ का पढ़ते हैं कि वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरियट थे, उनके बाद टेनिसन बने, उनसे पहले साउदे थे। सबसे पहला कौन था? जॉन ड्राइडन 1668 में बने थे। ओके, तो ये निएंडर ये खुद ही थे। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद I.A. रिचर्ड्स। ऑप्शन है सी, सिम्बॉलिक मूवमेंट इन लिटरेचर। ये जो बाकी है ना, ये इनकी लिखी हुई बुक्स है। I.A. रिचर्ड्स, इनका जो फुल नेम है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, एजुकेटर हैं ये। तो इनकी ये तीनों बुक्स हैं, इनमें से कौन सी इनकी नहीं है? सी वाला तो इनका बुक नहीं है, द सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। ओके, बट ये बाकी जो इनकी हैं इसको देख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
1924 में पब्लिश हुआ है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में एंड द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936 में। I.A. रिचर्ड्स, ओके, आइवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ध्वन्य लोक, ओके, जो ध्वनि वर्ड होता है ना हिंदी में ध्वनि, तो उसी से बनाई है द ध्वन्य लोक। अ ट्रिटाइज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग रिटन बाय, मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उस पर एक ट्रिटाइज लिखा गया। ट्रिटाइज एक ऐसे की तरह लिखा जाता है। ये किसने लिखा है? आनंदवर्धन ने। बहुत ही प्राचीन वर्क है ये, और ये आनंदवर्धन भी काफ़ी पुराने हैं। इनका जो लाइफ स्पैन था वो है 820, सन 820 में पैदा हुए थे और 890 तक। ओके, कॉमन एरा की ही बात चल रही है यहाँ पर। तो एक लाइट ऑफ सजेशन है, ये ऐसे है, और बाय आनंदवर्धन, द ध्वन्य लोक। अगेन देखिए, द वक्रोक्ति जीवतम, वक्रोक्ति जीवतम, ये कुंतक का लिखा हुआ वर्क है, संस्कृत ग्रंथ है, अधूरे मात्रा में उपलब्ध है। ये भी काफ़ी प्राचीन है। ये किस बारे में? द थ्योरी ऑफ ऑब्लिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ध्यान रखना है, इनका कुंतक का है वक्रोक्ति जीवतम। डैश इज एन एक्सटेंट नरेटिव दैट कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी। जैसे कोई स्टोरी चल रही है तो साथ साथ में ना एक उसके साथ एक सरफेस स्टोरी के साथ एक और बात चलती है, जिससे हमको मीनिंग कुछ समझ में आता है। साइड में उसकी सिंबॉलिक कहानी चल रही है। ओके, उसको हम कहते हैं एलिगोरी। कई जो उदाहरण होते हैं कि साथ में एक सेकंड मीनिंग भी चलता है। जो साथ में दिख रहा है वो तो ठीक है, आप उसमें एक मोरल मीनिंग जोड़ सकते हो, उसका कोई स्पिरिचुअल मीनिंग जोड़ सकते हो, कोई इमोशनल मीनिंग जोड़ सकता है उस बात से। कि अगर जैसे कि कछुआ और खरगोश की कहानी है, तो मेनली तो यही दिख रहा है भी कछुआ रुक गया, धीरे चला, खरगोश गिर गया, पर उसका क्या एलिगोरिक मीनिंग है कि भाई जो है लगातार निरंतर कार्य करता है वो जीतता है। तो सेकंड मीनिंग साथ में चलता है, दैट इज एलिगोरी। डैश इज अ डिवाइस विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस। इसको कहते हैं पैथेटिक फैलेसी। देखिए, पैथेटिक फैलेसी जैसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है। इसमें क्या कर देते हैं, देखिए कि जो एनिमल्स और जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनको ह्यूमन फीलिंग के साथ दिखाते हैं। ठीक है, ह्यूमन फीलिंग के साथ नॉन ह्यूमन चीज़ों को दिखाया जाता है। तो यही लिखा है ना, ह्यूमन इमोशंस के साथ नॉन ह्यूमन चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है, साथ में दिखाया जाता है। पैथेटिक फैलेसी। पैरोडी क्या होता है? कोई सीरियस कंटेंट है उसकी नकल करके मजाकिया वे में लिख देना, वो पैरोडी होता है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये टर्म है टी.एस. इलियट ने दिया था, टी.एस. इलियट का दिया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म ऐसी समझ लो जैसे कि आप देखो कोई सैड सॉन्ग है, तो सैड सॉन्ग है तो उसमें जो है मौसम कैसा दिखाएंगे, बारिश हो रही है, अंधेरा है, हीरो हीरोइन ने भी ब्लैक कपड़े पहने हैं, पीछे भी जो पेड़ है तो सूखा कांटेदार पेड़ है। तो ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखे जाते हैं उस बात को अच्छे से कन्वे करने के लिए, सैडनेस दिखाने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें कि हैप्पीनेस दिखानी है, लव सॉन्ग है, तो बर्फ़ की वादियाँ, फूल, अच्छे कपड़े और सब बढ़िया सा रखता है ऑब्जेक्ट। तो ये सब होता है ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी होता है, जिसमें फ्यूज़न होता है थॉट्स का और फीलिंग का। इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, थॉट्स और फीलिंग का फ्यूज़न, दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये टर्म भी इलियट ने ही दिया है, टी.एस. इलियट ने। और क्लोजेड ड्रामा, ये इजी क्वेश्चन है। क्लोजेड ड्रामा वही होता है जो कि परफॉर्म नहीं किया जाता है बस, लेकिन उसको पढ़ा जाता है, दैट इज क्लोजेड ड्रामा। विच फॉर्म ऑफ सोनेट फॉल्स इनटू टू मेन पार्ट्स, एन ऑक्टेव और सेस्टेट। कौन सा इसमें ऐसा सोनेट्स के टाइप है ये? पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन। इसमें से कौन से सोनेट में ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है? ओके, ऑक्टेव और सेस्टेट। पेट्रार्कन में होता है एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। शेक्सपियरियन में क्या होता है? 3 क्वाट्रेन होते हैं, 4-4 लाइन के 3 होते हैं स्टेंजा, जिसको क्वाट्रेन बोलते हैं, और एक 2 लाइन का होता है जिसको कपलेट बोलते हैं। तो ये हो गया शेक्सपियरियन। स्पेंसरियन का भी सेम होता है ऐसे ही, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस उसमें भी होता है। ओनोमेटोपोइया का मीनिंग क्या है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, इकोइंग ऑफ द सेंस बाय द साउंड, शेप, साइज और मूवमेंट्स। ठीक है, ओनोमेटोपोइया में कोई भी जो साउंड्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के तहत वो इसमें आते हैं, जैसे कि टैपिंग साउंड, ओके, एंड जो झरने का साउंड होता है, वाटर लैपिंग, ओके, इस तरह के, एंड बीज का जो
साउंड होता है, बज़ साउंड, ये जितने भी साउंड होते हैं अलग अलग टाइप के, सारे ही ओनोमेटोपोइया में जाने जाते हैं। देखिए रिपीटेडली ये नहीं है, इको वर्ड सब में है, इसीलिए मैं बाकी बता दूँ। रिपीटेड हो रहा है नहीं, डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग कुछ बता रहे हैं नहीं, ठीक है। कोई मूवमेंट अकेला नहीं है, साउंड शेप सारे ही तरह से जो इको कर रहा है सेंस, उसको हम लोग ओनोमेटोपोइया में कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हमने, और इसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और कैसा लगा आपको मेरा जो टीच करना है तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।